सभी विद्यार्थियों का ज्ञानदीप आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं गंगाराम आपको आज इंग्लिश सब्जेक्ट के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है वो है टेंस, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस जो एक काफ़ी हार्ड माना जाने वाला टॉपिक है, लेकिन अगर सही ध्यान से देखा जाए और सही उसको समझते हुए पढ़ा जाए तो इसको आसानी से कवर किया जा सकता है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस समझना शुरुआत से है। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको बिल्कुल ध्यान लगा करके और जो आज काम दिया जाएगा आज का आज आप अगर तैयार कर लेंगे तो जब तक ये टेंस वाला टॉपिक पूरा होगा आपको टेंस इस कदर समझ में आ जाएंगे कि दोबारा कभी भी आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो टेंस इसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनके 2 प्रकार ही प्रचलन में हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उनमें से फ्यूचर टेंस है जिसको प्रेजेंट टेंस के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन आप लोगों को इन तीनों टेंसों के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित करना है और प्रत्येक टेंस के जो भाग है उनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप नोट कर लीजिए तीनों टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, वैसे इन चीजों से आप पूर्ण रूप से अवगत हैं। वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसको भविष्य काल भी कह सकते हैं या भविष्य काल भी कह सकते हैं, जो भी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जो आप सीखने जा रहे हैं, विशेषली क्लास 10 के बैच पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास 5 से लेकर आगे जो भी क्लास है सभी में ये काम आने वाली चीज है और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको सीखे तो कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल शुरुआती लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी अगर इस टेंस के बारे में जानकारी, टेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी इसको अच्छी तरीके से सीख सके और समझ सके। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं। पहला प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। मैं ये दोनों साफ करके और पहले आपको प्रेजेंट टेंस के भागों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको आगे वाले टेंस के बारे में बताया जाएगा। यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग है और चारों भागों के नाम भी सेम ही है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है, इसके 4 भाग है। इसमें सबसे पहला भाग है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते तो भी कोई बात नहीं। सिंपल
देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल होता है। जो कार्य वर्तमान में होते हैं उनके बारे में, शब्द इनके बारे में होता है। लेकिन वर्तमान में भी कार्यों को जो समय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, तो वो किस प्रकार से है, पहले अपन इनके बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पहले तो मैं इन चारों भागों के बारे में जो अंतर है उसके बारे में बता रहा हूं। आप इनके में क्या अंतर है वो अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आप शुरुआत में कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि जो वो रटने वाली बात नहीं रहेगी, यानी आप टेंस को रटेंगे नहीं। जो भी टेंस करवाए जा रहे हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझते हुए करेंगे, यानी आपको अपने दिमाग में एकदम व्यवस्थित करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज करवाई है उनको रटे। रटने से कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसको समझना पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, बिल्कुल सही है, वर्तमान काल है, यानी जो चल रहा है समय, इस समय की बात है। और पास्ट टेंस होता है, उसमें बीते हुए समय की बात होती है। और जो फ्यूचर टेंस होता है, जो आने वाले समय में, आगे वाले समय की बात होती है। अब इनमें जो 4 भाग है प्रेजेंट टेंस में, इसमें देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें क्या चीज है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यह कार्य वर्तमान में होता है और बिल्कुल सामान्य तौर पे, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश अभी पढ़ा रहा हूं या कब पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, ये बिल्कुल एक सामान्य बात है। सिंपल का मतलब, सिंपल का नाम लेने से ही पता चल जाता है कोई सामान्य अवस्था होती है। ठीक है, मैं शाम को टीवी देखता हूं, ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैं रोजाना सुबह घूमने के लिए जाता हूं, ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैं सत्य बोलता हूं, सामान्य बात है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये सामान्य बात है। और सामान्य बात के साथ क्या है, कुछ बातें ऐसी जो बिल्कुल वास्तविकता को लिए हुए हैं और सत्य है, यानी जिसके अंदर सिद्धांत है, वो बदल नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य उदय होना, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है, तो ये बिल्कुल सत्य बातें होती है, वो भी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। और जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये एक सिद्धांत है मैथ्स का, तो इसको भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एक्सप्रेस किया जाता है। और देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं, इनके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपको एक ही चीज में लेना है, समझना है कि यह है सामान्य अवस्था। अब सामान्य अवस्था मतलब जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। अब कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस में है, इसमें तो कार्य सामान्य तौर पे होता है कि आप जैसे टीवी देखते हो शाम के समय, या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब देखो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा कि वे तो मेरा धंधा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तब तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन एट प्रेजेंट मैं तो अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
यानी मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, कार्य प्रगति पर है, तो वो होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। अब देखो कैसे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बोलते वक्त चल रहे हैं, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि बोलते वक्त तो नहीं चल रहे हैं लेकिन वो कार्य प्रगति पर है। जैसे कैसे, मैं एक कहानियों की किताब लिख रहा हूं, अब तो नहीं लिख रहा हूं लेकिन वो मेरा कार्य जारी है। मैंने जैसे मान लो सुबह कुछ लिखी कहानी और शाम को भी लिखूंगा, यानी मेरा कार्य पहले से शुरू है और चल रहा है और आगे तक मैं ये कार्य करता रहूंगा, यानी ये कार्य जारी है। लेकिन इसमें क्या शर्त है, कार्य कब शुरू किया और कब समाप्त होगा, इसका कोई समय नहीं है। बिना समय के कार्य जारी है वर्तमान में, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात को ध्यान देना, कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा इसका समय नहीं है, लेकिन कार्य वर्तमान में जारी है, कार्य चल रहा है। वो कार्य किस टेंस में माना जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य तो हो गया है लेकिन कार्य का प्रभाव है वो अभी भी है। जैसे मेरे चोट लग गई, मेरे जो चोट लगी है लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई है, यानी वो चोट लगी हुई है, चोट लग गई, कार्य हो गया लेकिन उसका प्रभाव है वो अभी भी है, तब तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर कार्य हुआ पहले और उसका प्रभाव अब वर्तमान में नहीं है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कार्य जो शुरू हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान में भी है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कार्य हो चुका है और प्रभाव अब भी है, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें दो चीज आई हुई है, चौथा टेंस और प्रकार, जो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा प्रकार और अंतिम प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें दो शब्द है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कार्य की सीमा है, यानी इसमें समय दिया हुआ होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है या कितने समय से। दो चीजें होती है, या तो जैसे ये कोई फिक्स पॉइंट ऑफ द टाइम दिया होता है कि इतने बजे से कार्य चल रहा है, और या फिर पीरियड दिया हुआ होता है, यानी जैसे 2 घंटे से 5 दिन से, या डेट या पॉइंट ऑफ द टाइम में जैसे डेट भी आ जाती है या घड़ी का समय भी आ जाता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कार्य समय होने का टाइम दिया हुआ होता है और वो कार्य अब भी चल रहा है, तब तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। थोड़ा सा ऊपर आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यू कब होता है, कार्य अब चल तो रहा है लेकिन शुरू होने का उसमें टाइम नहीं होता है। वापिस अंतर देख लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का टाइम नहीं दिया हुआ होता है लेकिन कार्य अब भी चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य अब भी चल रहा है लेकिन ये शुरू किस समय हुआ है उसका समय या टाइम दिया हुआ होता है कि उस समय से या इतने टाइम से ये कार्य चल रहा है, उसमें फिक्स टाइम दिया हुआ होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, कार्य चल रहा है और कार्य
के शुरू होने का समय दिया है। बहुत सीधे होने जरूरी। इसमें तो केवल कार्य जारी है या चल रहा है, और इसमें कार्य चल रहा है या कार्य जारी है, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ होता है कि कार्य किस समय या शुरू हुआ या कितने समय से ये कार्य चल रहा है, तब ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये वे एक टेंस के चार भाग, ये चारों भाग जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में है उसी प्रकार से पास्ट टेंस में होगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होगी। जब पास्ट टेंस करवाया जाएगा उस समय आपको समझाया जाएगा, लेकिन प्रकार यही है, और यही प्रकार है वो फ्यूचर टेंस में है, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं कुछ इनसे हटके वो चीजें आपको जब करवाया जाएगा उस समय बताई जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज तो है टेंस के प्रकार, और तीनों टेंसों में जो ये प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं इनके नाम बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लिए हैं, और इनके आगे जो इनकी सामान्य पहचान जो मैंने बताई है ये भी आपको तैयार कर लेनी है, ताकि आपको आगे टेंस समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो टेंस लेंगे वो लेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर। प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए विद्यार्थियों, इस टेंस का मैं एक सेंटेंस लेता हूं और उस सेंटेंस के आधार पे आपको इस टेंस को समझाया जाएगा। सबसे पहले सेंटेंस लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहले दिए सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या आया हुआ है। पहली चीज तो आपको पहचान के रूप में ध्यान रखनी है, हिंदी वाक्य में सामान्यतः वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो लिख लीजिए, हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की है वो है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि। आते हैं। अब ये हो गई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपको मैंने सेंटेंस लिख के दे दिया, इसकी इंग्लिश बना के बता दूंगा, लेकिन आपको पहले सेंटेंस के प्रत्येक भाग के बारे में, एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे? पहले तो इसमें जो मेन चीजें होती है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है राम। सब्जेक्ट पहले तो सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कार्य को करने वाला। कार्य कौन कर रहा है, जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट
को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सब्जेक्ट पहली चीज तो सिंगुलर है या प्लूरल है। इन चीजों के बारे में आपको जानना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसके अलावा सब्जेक्ट के जो प्रकार है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हो गया या तो एकवचन या बहुवचन। अब ये जो है ना वो एक वचन है, और दूसरा प्रकार होता है वो होता है बहुवचन। दूसरी चीज, इसको 3 पर्सन के रूप में भी बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आई और वी दो ही है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में आई और वी दो ही है, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में यू है। यू है वो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के अलावा कोई नहीं है, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में यू के अलावा कोई नहीं है। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। इसमें तो हिंदी वाले के आधार पे मैं बता रहा हूँ, वैसे इंग्लिश टेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, जबकि हिंदी के अंदर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है और फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का रूप आता है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई वस्तु या स्थान होता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आदमी। जैसे किसी को जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं किन को पढ़ाता हूँ? बच्चों को। तो ये पर्सन हो गए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें इंग्लिश क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इन चीज का ध्यान रखना है। तो ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ, ये पुस्तक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक वस्तु है। इन चीजों का ध्यान आप पहले से जब आप इसको समझ लेंगे तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड है किस जगह पे लेना, ये चीज आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन है कैसा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब, क्रिया। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? इस सेंटेंस में क्रिया है पढ़ाना। क्रिया है पढ़ाना। अब कोई भी क्रिया है उसके अंत में ना आता है, जैसे पढ़ाना, बोलना, लिखना, हंसना, खेलना, पीना, ये सभी है वो क्रियाओं के तहत आते हैं। पढ़ाना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, गाना, देखना आदि है, ये क्रियाओं के अंदर आते हैं। क्रिया का रूप क्या होता है? टेंस के अनुसार क्रिया का रूप है वो बदल जाता है। और एक ही चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑल टेंसेज में सब्जेक्ट वही रहता है और ऑब्जेक्ट भी वही रहता है। चेंजिंग होता है तो वो होता है ओनली फॉर्म ऑफ द वर्ब में, यानी क्रिया के रूप में, क्योंकि कार्य है वो समय के अनुसार उसकी सिचुएशन बदल जाती है। इसलिए इस टेंस में क्रिया के हर टेंस में केवल क्रिया के रूप में ही परिवर्तन आता है। तो ये है वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये है फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको पता है कि ये जो चीज मैंने बताई है ये ओनली है वर्ब। वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। कैसे? अब देखिए, वर्ब में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, तब तो वो कैसे होता है? सिंगुलर वर्ब। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ई एस कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वो वर्ब होगी प्लूरल वर्ब। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना यह है, क्योंकि जो नाउन्स होते हैं, जैसे गर्ल है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, गर्ल है, ये नाउन है, इसके आगे ये प्लूरल नहीं है, इस मतलब ये सिंगुलर है और इसके आगे एस लगाने से क्या हो गई है? ये प्लूरल बन गई है। जबकि वर्ब में जैसे यहाँ पे क्या है? पढ़ना, पढ़ना को मैं लिख रहा हूं रीड, ये इसमें एस लगने से ये क्या बना? प्लूरल। और इसमें एस लगने से क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाता है। तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि नाउन्स में एस लगने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगने से सिंगुलर बनता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो ये सेंटेंस है, रचना है, वो किस रूप में होगी? पहले मैं आपको इसकी जो इंग्लिश पहचान है और उसकी जो फॉर्मूलाज है वो बता करके फिर आपको मैं ये सेंटेंस करवाऊंगा। इंग्लिश में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। आई तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई तथा बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ध्यान आपको बस एक ही रखना है, आई है ना, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। आई है वैसे सिंगुलर, लेकिन इसको कई जगहों पर प्लूरल के रूप में ही यूज में लिया जाता है, इसलिए इसको साथ में लिख दिया है। आई तथा बहुवचन के साथ सब्जेक्ट की वर्ब में, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। इंग्लिश में ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब इनको सेंटेंस को किस रूप में लिखना है, जो फॉर्मूला है वो मैं आपके नीचे लिख देता हूं, ताकि आप जो सेंटेंस दिए जाएंगे वो बनाएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। फॉर्मूला सबसे पहले है साधारण वाक्य। अब देखिए, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं वैसे, साधारण, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। और अगर चौथा प्रकार लेते हैं तो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाता है, लेकिन पहले आपको तीन ही प्रकार जानने हैं, साधारण, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। साधारण वाक्य में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो है
डू, आई तथा बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। इसमें एक शर्त है, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस या ईएस हट जाएगा और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। और नकारात्मक में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वापस मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। पर टेंस है, टेंस में सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो सामान्य अवस्था को व्यक्त करता है और इसकी हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, पी है, ते है आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस आता है। आई तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू का प्रयोग आई तथा बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। और जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है, ये विशेष ध्यान रखना है, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है तो मुख्य क्रिया में से एस या ईएस है वो हट जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इनके साथ। अब तो ये फॉर्मूला है साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जो टेंस के जो सेंटेंस किस प्रकार से था। अब उस सेंटेंस की अपने इंग्लिश नहीं बनाई है, अब इसके आधार पे अपन उसको इंग्लिश में बदलते हैं। आप इसके आधार पे बदलने का प्रयास करना। जैसे मैंने वाक्य लिखा था वो मैं वापस लिख रहा हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको पता है साधारण वाक्य में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा राम। फिर क्रिया का रूप राम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपको दिया हुआ है एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ये आता है राम एक वचन है, इसलिए वर्ब में इसमें वर्ब क्या है आपने पहले जाना है। वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं रीड और इसलिए रीड के साथ एस लगेगा, READS रीड्स। राम रीड्स क्या पढ़ता है राम। और इस ऑब्जेक्ट की पहचान है, यानी जो राम कार्य कर रहा है वो कार्य क्या है वही पहचान है आपके ऑब्जेक्ट की। तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक हो जाएगा बुक, रीड बुक। अब देखो इसी सेंटेंस को अपन को बदलना है प्रश्नवाचक में, यानी इसको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से जस्ट पहले आएगी। और इस सेंटेंस में तो कहीं हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब आती है। और अगर अपन हेल्पिंग वर्ब जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से लेना है। लिखा हुआ है साहब डू का प्रयोग है बहुवचन के साथ होता है और डज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। राम है सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। तो आप लिखेंगे डज राम। अब देखिए नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है और सेंटेंस का पहला अक्षर भी बड़ा होता है, लेकिन राम बीच में आ गया क्योंकि राम एक नाम है इसलिए इसका पहला अक्षर बड़ा होगा, तो डज राम। अब रीड में से ये एस हट गया। बात ध्यान रखने की ये है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डू या डज जाता है तो मुख्य क्रिया में से एस या एस हट जाता है।
तो रीड में से ये एस हट गया है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से हट के इसके डू के साथ में लग गया है। तो डज राम, आपको सिर्फ रीड लिखना, READ, रीड बुक, BOOK, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना है। नेगेटिव क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, जैसे इसमें दिया हुआ है बिल्कुल सबसे। आप इनको ये दिए हुए आपको इंग्लिश में सेंटेंस की रचना करने के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। यानी शुरुआत में जब आप साइकिल चलाते हैं तो एक कोई पीछे आपके साइकिल पकड़ करके रखता है तो आपको साइकिल चलाना बहुत ही इजी लगता है, यानी आपको डर नहीं रहता है। और इसी प्रकार से ये जो पीछे पकड़ने वाले काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं, तो आप इनको आसानी से इनका सपोर्ट लेते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने ये लिख दिया राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, राम के साथ डज जाएगा क्योंकि राम एक वचन है, राम डज। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डज आते ही मुख्य क्रिया में से हट जाता है, तो राम डज और नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे सीधा नॉट है, तो राम डज नॉट रीड बुक, फुल स्टॉप। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मैंने आपको एक सेंटेंस और किस प्रकार से इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस की रचना करते हैं इसके बारे में बताया गया है। अब आपको मैं कुछ सेंटेंस दूंगा करने के लिए, वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे और उनको जिस प्रकार से मैंने ये एक सेंटेंस बनाया है 3 प्रकार का, यानी साधारण, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तो विद्यार्थियों, आपको ये प्रैक्टिस वर्क के रूप में 5 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है मैं टीवी देखता हूँ। टीवी की स्पेलिंग आपको टीवी लिखना है, देखना को वॉच काम में लेना है क्योंकि कोई भी अपन दृश्य देखते हैं तो उसके लिए वॉच शब्द काम आता है, WATCH। हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार की न्यूज़पेपर आपको स्पेलिंग काम में लेना है और पढ़ना को रीड कहते हैं, जैसे आपके पहले मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया उस समय गए थी। तीसरा सेंटेंस है आप क्रिकेट खेलते हो। आपको एक चीज ध्यान रखना है, तुम का जो अच्छे रूप में अपना अगर कोई पेश करते हैं तो वो शब्द है आप, आपको यू कहते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको इंग्लिश में वाई यू काम में लेना है। आप क्रिकेट खेलते हो या तुम क्रिकेट खेलते हो, एक ही बात है। वह रोजाना घूमने जाती है। अब देखो ध्यान रखना, जाती है इसका मतलब वह क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और अगर वह जाता है होता तो वह पुल्लिंग हो जाता। अगर वो जाता है होता तो इसके लिए वह के लिए ही आता, लेकिन वह जाती है स्त्रीलिंग है, इसलिए वह के लिए सी शब्द का में लेना, ऐसा चीज। वह रोजाना, रोजाना के लिए ऑलवेज शब्द ALWYS का में लेना है। और घूमना को कहते हैं वॉकिंग, ठीक है। जाती है तो जाना को गो कहते हैं, ठीक है। अगला 5वां सेंटेंस है गोपाल पत्र लिखता है। पत्र, लेटर, लिखना को राइट कहते हैं। और इस प्रकार से आपको ये 5 सेंटेंस जिस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसी प्रकार से तीनों रूप में बदलने हैं, लिखने और अच्छी तरीके से करना है। गलतियां होगी शुरुआत में, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करोगे तो परफेक्ट 100% आप सीख जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।